नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से आपके अपने YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म DLED एकेडमी पर। मैं हूं कुमार। जैसा कि आपने आज थंबनेल देख लिया है, मैं आपको BSTC फर्स्ट ईयर 2019 वाले इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन आज देने वाला हूं। जहां आज इस वीडियो में आपको हिंदी व्याख्या सहित प्रश्नों के सही जवाब मिलेंगे, क्योंकि आपकी सीरीज़ में बहुत सारी गलतियां हैं जो आपको पता नहीं लगती हैं। विद्यार्थी को गलतियां कब पता लगेगी? जब उसको खुद कुछ ना कुछ समझ में आता हो, परंतु सीरीज़ों में इनमें इतनी गलतियां हैं कि वो आपको सही गाइड नहीं कर पाती हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको जो है मैं हैंड राइटिंग नोट्स के साथ बिल्कुल एकदम सही नॉलेज दे पाऊँ। तो दोस्तों, अपनी गलतियों को सुधारते हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनकी न तो वर्ड लिमिट आपके सीरीज में अच्छे तरीके से दी गई हैं और न ही उनको अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो सबसे पहले पैटर्न के बारे में आपको पता है, पिछले 2 वीडियो में मैं समझा चुका हूं कि 2020 वाला पेपर कैसा था और 2021 वाला पेपर कैसा था। दोनों के वीडियो सॉल्यूशन मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप उन्हें चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के MCQs से, जहाँ पहला ही प्रश्न आपके सीरीज में गलत दे रखा है। प्रश्न है कि साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइजेज ऑन किस पर जोर देता है? साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन, मन ही मन में पढ़ना, किस पर जोर देता है? वर्ड स्ट्रेस नहीं, इंटोनेशन बलागात नहीं, पंक्चुएशन नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मीनिंग। जबकि आपकी सीरीज में इसका आंसर दे रखा है पंक्चुएशन, विराम चिन्ह। साइलेंट रीडिंग पर विराम चिन्हों पर जोर नहीं दिया जाता है, न ही किसी शब्द के बोलने पर जोर दिया जाता है, न ही उसके बल आघात तीव्रता पर जोर दिया जाता है। साइलेंट रीडिंग का मतलब होता है पढ़ो और उसका अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करो। जब व्यक्ति खुद पढ़कर अर्थ ग्रहण करता है, मन ही मन में मीनिंग को समझता है, तो उसे ही साइलेंट रीडिंग कहा जाता है और यही साइलेंट रीडिंग का आंसर आएगा। तो ये प्रश्न आपकी सीरीज में गलत दे रखा है, तो इसे आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड। ऐसा शब्द आपको चूज करना है, चुनना है जो बोलने की दृष्टि से अलग हो। तो पहला है टेप, दूसरा है टॉप, तीसरा है होप और तीसरा है मोप। तो आपको पता लग गया होगा, मोप में ओ की ध्वनि आ रही है, टॉप में भी ओ की ध्वनि आ रही है और होप में भी ओ की ध्वनि आ रही है, परंतु टेप में जो है आपके ए की ध्वनि आ रही है। तो ये अलग हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है इंडिया इज अ, इंडिया है एक, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी लिंगुअल कंट्री। इंडिया क्या है? एक मल्टी लिंगुअल कंट्री है, जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं या एक व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं को जानता है। तो मल्टी रिलीजियस कंट्री तो है ही सही, मल्टी कल्चर वाली कंट्री भी है और तो इसके आंसर आएगा ऑल द अबव। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहला है इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, यहाँ अनेक धर्म हैं, तो सही बात है। मल्टी कल्चरल कंट्री, तो बहुत सारे कल्चर हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, तो ये बात भी सही है। और आपका एक टॉपिक था मल्टीलिंगुअल, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सही है कि मल्टीलिंगुअल कंट्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चरल कंट्री। अगला है कि अ लेटर में बी, एक जो लेटर होता है, एक जो पत्र होता है, वो कैसा हो सकता है? पर्सनल, व्यक्तिगत हो सकता है, हाँ किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लिखा जाने वाला हो सकता है। अगला है बिजनेस, व्यापार की दृष्टि से हो सकता है, बिल्कुल सही है। और ऑफिशियल हो सकता है, आधिकारिक, जो कार्यालय पत्र होते हैं वो वाले। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 का आंसर देखते हैं कि क्या क्या है इसका आंसर है, जो मैंने लिख रखे हैं, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसमें दे रखा है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच साउंड कैन बी क्लासिफाइड। तो जो है साउंड्स का क्लासिफिकेशन जो होता है, वहाँ साउंड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगला है वेयर शुड वी अप्लाई यूज लाउड रीडिंग, हम लाउड रीडिंग का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। इसके बाद हैं राइट द 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, तो जो 3 प्रकार होते हैं सहायक सामग्री के, उनके बारे में बताना है। तो इन तीनों का प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ लिखा हुआ जो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। तो स्पीच साउंड, बोलने की दृष्टि से साउंड जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कॉन्सोनेंट साउंड,
जो 24 होते हैं, 24 मतलब 24 होते हैं इन फोनेटिक्स। तो आपके एक फोनेटिक्स जो ब्रांच हैं, उच्चारण ध्वनि जो हैं, जो इसी के अंदर पढ़ाए जाते हैं। तो फोनेटिक्स के अंदर 24 जो साउंड होते हैं वो कॉन्सोनेंट को बताते हैं, और ऐसे वावल साउंड जो हैं वो 20 होते हैं, यानी कि 20 होते हैं इन फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स के अंदर 24 तो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स, और वावल साउंड होते हैं 20। तो अब बोल सकते हैं अपन कि दियर आर टोटल 44 साउंड्स इन इंग्लिश फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स जो इंग्लिश के अंदर चलता है, यहाँ टोटल 44 साउंड्स होते हैं। तो ये आपके दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावल साउंड, और टोटल मिला के 44 हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था कि हम लाउड रीडिंग का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं कि वी शुड अप्लाई या यूज़ और यूज़। तो वी शुड अप्लाई, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं लाउड रीडिंग का फॉर बिगिनर्स, जो शुरुआत कर रहे हैं बोलने की, उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो वहाँ उसको जो है शुरुआती दौर में बोलना सिखाया जाता है, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है इज़ इम्प्रूव्ड बाय दिस टाइप ऑफ रीडिंग। इस तरह के लाउड रीडिंग करने से जो है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो है वो इम्प्रूव होता है, उसमें शुद्धता आती है। एक व्यक्ति अच्छा बोल पाता है क्योंकि उसने जो है लाउड रीडिंग अच्छे प्रकार से की हुई होती है बिगिनिंग, यानी कि शुरुआती दौर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न था कि टीचिंग एड्स जो 3 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अपन कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। 3 प्रकार के जो हैं टीचिंग एड्स होते हैं। पहला है उसमें ऑडियो एड्स, श्रव्य साधन, जिसमें रेडियो आ जाएगा, लिंग्वाफोन आ जाएगा, टेप रिकॉर्डर आ जाएगा, और ईटीसी। इसी के बाद अगला आता है विजुअल एड्स, दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री में ब्लैक बोर्ड आ जाता है जिसे आप देख पाते हो, बुक्स आ जाती हैं जिसे आप देख पाते हो, प्रोजेक्टर आ जाता है यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे आप देख पाते हो, चार्ट्स आ जाते हैं आपके, चार्ट्स यानी कि जो आप बने हुए चित्र हुए होते हैं उनको भी आप देख सकते हो, ईटीसी। इसके बाद हैं ऑडियो विजुअल एड्स, तो श्रव्य और दृश्य दोनों का काम करने वाले साधन। तो इसमें आ जाएगा आपके टीवी आ जाएगा, मूवी यानी कि फिल्म आ जाएगा, ड्रामा यानी कि नाटक आ जाएगा, ओएचपी यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर भी इसी का उदाहरण है। तो ये ईटीसी बहुत सारे उदाहरण हैं ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स के। तो ये हो गया अपना टीचिंग एड्स की बात। आगे वाले 3 प्रश्नों को अब देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 तक की बात हो चुकी है। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का यूज़ क्या है, कहाँ आप साइलेंट रीडिंग का यूज़ करते हो। तो इसके बाद अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ डेली लेसन प्लान। तो एक दैनिक पाठ योजना जो आप बनाते हो, डेली लेसन प्लान जो बनाते हो, उसका लास्ट स्टेप, अंतिम जो स्टेप है, अंतिम जो चरण है वो क्या है, उसे क्या कहते हैं। और उसके बाद है व्हाट इज़ सीसीई। तो ये पिछले साल भी आया था, 2021 में भी पूछा गया है कि सीसीई क्या है, और 2019 वाले इस पेपर में भी आपसे पूछ लिया है कि सीसीई क्या है। तो इनके आंसर भी मैं नीचे से आपको देखकर बताता हूँ कि क्या क्या मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि मेन यूजेस ऑफ साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग का जो मुख्य यूज हैं वो हैं इट डेवलप्स, ये डेवलप करता है लव फॉर रीडिंग, तो पढ़ने के प्रति जो प्रेम है वो विद्यार्थी में पैदा करता है। अगला है साइलेंट रीडिंग टेक्स, साइलेंट रीडिंग लेती हैं माइंड का कॉन्सेंट्रेट्स एंड फोकस्ड। तो इसका आएगा आपके सामने कि साइलेंट रीडिंग जो होती हैं वो टेक्स रखती हैं माइंड को कॉन्सेंट्रेट्स और फोकस्ड, एकदम फोकस रखती हैं ताकि जो है विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीख पाए। अगला है इट इज़ वेरी यूजफुल इन स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो ये जो रीडिंग होता है, रीडिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। साइलेंट रीडिंग इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। तो इसके बारे में भी जो है मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि स्किमिंग क्या हो सकती हैं, स्कैनिंग क्या होती हैं। आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 9 की लास्ट स्टेप क्या है डेली लेसन प्लान का। तो आपकी सीरीज में आंसर कुछ और दे रखा है, परंतु मैं जो आपको बताऊं वो उसका सही आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा द लास्ट स्टेप ऑफ अ डेली लेसन प्लान इज रिकैपिटुलेशन। तो इसका आंसर तो मेरे अकॉर्डिंग रिकैपिटुलेशन है, यानी पुनः निरीक्षण होता है, परंतु आपके सीरीज में दे रखा है होम असाइनमेंट, जबकि ये गलत है। होम असाइनमेंट नहीं आएगा, उसकी जगह पे आएगा रिकैपिटुलेशन, पुनः निरीक्षण करना। और पुनः निरीक्षण और होम असाइनमेंट में क्या अंतर मैं समझा देता हूँ। होम असाइनमेंट का मतलब होता है दत्त कार्य जो घर के लिए दिया जाता है, वो बात की बात होती है, और वो रिकैपिटुलेशन का ही एक हिस्सा होता है। परंतु जो लास्ट स्टेप
आपके होती हैं डेली लेसन प्लान की, वो होता है रिकैपिटुलेशन, जहाँ टीचर कोशिश करता है टू नो, जानने की, डेट की द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर और नॉट, कि स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड, समझा, द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को, और नोट, या नहीं। तो विषय वस्तु को, सब्जेक्ट को स्टूडेंट ने समझा या नहीं, इसी को जानने के लिए क्या करता है, वो पुनः निरीक्षण करता है, यानी कि रिकैपिटुलेशन करता है, न कि होम असाइनमेंट। और इसी के बाद जो है घर जाते वक्त उसे होम असाइनमेंट दिया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपके वहाँ गलत दे रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न था कि सीसी क्या है, उसके बारे में बताओ। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई इज़, तो सीसीई की जो फुल फॉर्म है वह है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इट इज़ अ पॉलिसी, यह एक नीति है, इम्प्लीमेंटेड फॉर इवेल्युएशन, मूल्यांकन के लिए लागू की गई थी। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य है, इज़ टू रिड्यूस, कम करना, द बर्डन ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षाओं का जो भय है, बच्चों में जो परीक्षाओं को लेकर चिंता सताती रहती हैं, उसको कम करने के लिए यह बनाया गया था। और आगे वाले प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11 के बाद, कि प्रश्न नंबर 11, 12 और 13 क्या हैं। तो प्रश्न नंबर 10 तक अपन बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि फुल फॉर्म ऑफ एनपीई क्या है, वो लिखना है। उसके बाद है द बेस ऑफ डेली लेसन प्लान, तो मुख्य आधार क्या है दैनिक पाठ योजना का। उसके बाद है कि किसे एक सेंटेंस कहा जाएगा, व्हाट इज अ सेंटेंस। तो इसके बारे में देखते हैं प्रश्न नंबर 11, 12 और 13। प्रश्न नंबर 10 तक हो चुका है। उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 11 था कि एनपीई की फुल फॉर्म क्या है। तो द फुल फॉर्म ऑफ एनपीई इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की जो है नीति को ही कहा जाता है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, राष्ट्र की शिक्षा नीति, तो इसे ही एनपीई कहा जाता है। अगला है कि बेस ऑफ डेली लेसन प्लान क्या था। तो द बेस ऑफ डेली लेसन प्लान इज हर्बर्टियन 5 स्टेप, हर्बर्ट की पंचपदी को ही डेली लेसन प्लान की जो है बेस कहा जाता है। उसका मुख्य आधार क्या होता है, हर्बर्ट की पंचपदी, जिसके 5 मुख्य चरण होते हैं। किसी एक वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि डेली लेसन प्लान और यूनिट प्लान में क्या अंतर है। ये प्रश्न काफ़ी आता है हर बार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 का जो है आंसर क्या है। तो प्रश्न नंबर 13 था कि व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, किसे सेंटेंस कहा जाता है। तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का एक समूह होता है। वाक्य क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है। देट हैव अ मीनिंगफुल सेंस, जिसका एक जो है सही अर्थ निकले। शब्दों का समूह होना जरूरी नहीं है, देट हैव अ मीनिंगफुल सेंस, ये जरूरी है कि उनका एक अच्छा मीनिंग हो। वो क्या कहलाता है, एक सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें कि राम इज गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग टू मार्केट यानी कि मार्केट जा रहा है, तो ये एक सिस्टमेटिक मीनिंग वाला वाक्य है। परंतु राम गोइंग इज टू मार्केट ये बिल्कुल गलत वाक्य है, क्योंकि इसका अर्थ सही नहीं बैठ रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हैं, परंतु ये सिस्टमेटिक मीनिंग नहीं देता है। परंतु ऊपर वाला वाक्य जो है वो सिस्टमेटिक मीनिंग दे रहा है, इसलिए ऊपर वाला वाक्य तो सेंटेंस कहलाएगा, जबकि नीचे वाला नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 13 तक हो चुके हैं। अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14, 15, 16, 17 को एक साथ अपन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 14 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स आर, टीचिंग के लिए जो प्लान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, जो कम पैसों में जो टीचिंग एड्स होते हैं बनाए गए हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके प्लानिंग के अंदर। इसके बाद है कि व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया, तो इसके लिए जो है मैंने क्लास बना रखी हैं। आप क्लास नंबर जो है मैं आपको नीचे बता दूंगा कि कौन सी देखनी है मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए, और सीसी के लिए आपको कौन सी क्लास देखनी है तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं समझाने बैठूंगा तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप अलग से 10 मिनट का वीडियो देखकर उसे समझ सकते हैं कि सीसी के प्रश्न के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, ये नेचर क्या होती है, इसके बारे में अभी मैं आपको 2 प्रश्न यहाँ बताऊँगा, जो हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स आर और इम्पोर्टेंस ऑफ लो कॉस्ट रीडिंग क्या होती हैं। तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग प्लान्स, तो टीचिंग प्लान्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है डेली लेसन प्लान यानी कि दैनिक पाठ योजना, उसके बाद होता है यूनिट प्लान, इकाई योजना, एंड थर्ड है आपके
एनुअल प्लान का मतलब होता है वार्षिक पाठ्य योजना। तीनों अलग अलग तरीके से होता है। जो टीचर डेली पढ़ाने के लिए काम में लेता है वो है डेली लेसन प्लान। और एक यूनिट के बाद जो एक यूनिट के लिए वो जो प्लानिंग करता है कि इस यूनिट को इस प्रकार से पढ़ाना है। एक यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं तो उनको इस तरीके से पढ़ाना है, वो यूनिट प्लान के अंदर आता है। और साल भर का जो पढ़ाना है उसका जो प्लानिंग होती है उसे एनुअल प्लान कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 था कि लो कॉस्ट जो आपके एड्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, उसका क्या फ़ायदा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लो कॉस्ट रीडिंग एड्स इज़, पहला है इज़ टू डेवलप लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। ये जो है डेवलप किया जाता है, ये विकसित किया जाता है बाय लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। आसपास के जो लोकल सामान्य रिसोर्सेज स्रोत जो होते हैं उन्हीं से ये बनाए गए होते हैं। अगला है हेल्प द टीचर इन मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग। तो टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर की सहायता करते हैं। इसके बाद हैं यूज्ड नॉट ओनली फॉर टीचिंग इंग्लिश, न केवल अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बट आल्सो फॉर इट्स ग्रामर, अंग्रेजी की जो ग्रामर है उसे पढ़ाने के लिए भी काफ़ी काम में लिए जाते हैं। इसके बाद हैं टू रिड्यूस, कम करते हैं द स्ट्रेस लेवल, चिंता के लेवल को कम करते हैं, तनाव के लेवल को कम करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को जो चिंता है अंग्रेजी सीखने के बारे में उसको कम करने का काम करते हैं क्या, टीचिंग एड्स, चाहे वो लो क्वालिटी के हो या हाई क्वालिटी के। तो वो डिपेंड नहीं करता है, कॉस्ट आपके जो हैं इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप वहाँ जो हैं किस प्रकार से जो है पैसे खर्च कर पाते हो। इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए अगर आपको क्लास देखनी है तो क्लास नंबर 10 जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ा रखी है वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद है क्लास नंबर 4 आपको देखनी है, सीसी के बारे में एक वीडियो बना रखा है जहाँ उसके एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टूल्स बता रखे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं वो क्या हैं। बड़े प्रश्न जो हैं दोस्तों जैसे कि 19, 20, 21, 22 ये प्रश्न मैंने पहले करवा दिए हैं। बड़े प्रश्न ही मैंने सबसे पहले करवाए थे। तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन आज बताने वाला हूँ कि हाउ कैन बी इन चिल्ड्रन इनकरेज्ड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। एक नई भाषा सीखने के लिए, नई भाषा जैसे कि अंग्रेजी सीखनी है तो वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि हाउ कैन चिल्ड्रन बी इनकरेज टू लर्न इंग्लिश। तो ये आ जाता है। तो इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर दे रखा है कि देयर आर सम टिप्स फॉर चिल्ड्रन कैन बी इनकरेज टू बी लर्न अ न्यू लैंग्वेज। जैसे कि अपन अंग्रेजी को ही बेस मानकर चल रहे हैं तो यहाँ अंग्रेजी के बारे में ही बात करेंगे। पहला है कि टॉकिंग टू ट्राई, कोशिश करना, टू ट्राई विद फ्रेंड्स इन इंग्लिश। टॉकिंग टू ट्राई, कोशिश करना बात करने की, विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, इन इंग्लिश या न्यू लैंग्वेज। तो न्यू लैंग्वेज या इंग्लिश के अंदर कोशिश करेंगे बोलने की अपने दोस्तों के साथ तो उसे सीखना आसान हो जाएगा। लिसनिंग इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ को सुनना, देखकर सुनना। न्यूज़पेपर रीडिंग हो रही है तो उसे सुनना। टीवी की न्यूज़ चल रही हैं तो उसे सुनना। इससे भी जो है आपके जो है बोलने का कॉन्सेप्ट या इंटोनेशन कहाँ कम ज़्यादा बोलना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है उसका आपका समझ में आ जाता है। उसके बाद है रीडिंग इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, पत्रिकाएं आती हैं, कॉमिक्स पढ़ो। इनसे भी जो है काफ़ी हेल्प मिलती हैं नई भाषा को सीखने के लिए। और अगला है डूइंग कन्वर्सेशन विद टीचर्स इन इंग्लिश। तो आपके टीचर्स के साथ, आपके टीचर के साथ जो है आप अच्छे प्रकार से जब कन्वर्सेशन करते हो, बातचीत करते हो, वो भी नई लैंग्वेज या इंग्लिश के अंदर, तो आपकी जो है नई लैंग्वेज डेवलप होती हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे इंग्लिश को या न्यू लैंग्वेज को इनक्रेज किया जा सकता है, इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और बड़े प्रश्नों के लिए आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट 2018 वाला जो वीडियो आने वाला है उसके बारे में भी आप जो हैं अच्छे प्रकार से प्रिपरेशन कर लीजिएगा ताकि जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर कुछ 1-2 घंटे बाद मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा।